Okay, so welcome to the first class of CA Final SFM Live Batch 2023. This is a live class taking place on the ULAN app. Please confirm whether the audio and the video are fine. Aditya, Harshit, Palak, Nikhil, Gitika, Tarun. Please confirm whether the audio and the video is fine. Okay, so I get a green signal, सब चीज फाइन है. Okay. Now, ये जो फर्स्ट क्लास है इसका नाम रखा है मैंने ऑन बोर्डिंग सेशन. तो जिस तरह एक एविएशन सेक्टर में जब ट्रैवल करते हैं तो बोर्डिंग स्टार्ट होती है ना, फिर पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेके बताते हैं कि लाइक व्हाट इज द रूट वी विल फॉलो टू आवर डेस्टिनेशन. द डेस्टिनेशन इज ऑब्वियसली you are securing very high marks in CA Final SFM and also आपका कॉन्सेप्ट फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जिससे कि रियल लाइफ में आपका स्ट्रांग करियर बन पाए. दैट्स आवर डेस्टिनेशन. एग्जाम सॉलिड करना है और एट द सेम टाइम आपका जो SFM के थ्रू फाइनेंस में करियर स्ट्रांग बने. और इस डेस्टिनेशन में कौन कौन से बीच बीच में स्टॉप्स है जो आएंगे. ओके, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इक्विटी वैल्यूएशन आएगा, बॉन्ड वैल्यूएशन आएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा. तो ये सारा चीज आने वाला है, वो सारा ही बताऊंगा. बहुत बोरिंग होता है अगर अपने स्ट्रेट अवे टॉपिक्स बताना चालू कर देते हैं ना कि रिगार्डिंग ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है. आई डोंट वांट टू डू इट दैट वे. तो टेल मी, अभी स्टॉक मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है? स्टॉक मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है? यस प्लीज. स्टॉक मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है? ओके, सो एवरीबडी हैज द सेम यूनिक आंसर. सर, अदानी वाला टॉपिक. सो लेट मी डू समथिंग. जो अपना सिलेबस है एसएफएम का, जो अपना करिकुलम है एसएफएम का, उसको अदानी वाले एपिसोड से डिस्कस करते हुए मैप करें. ओके, अदानी का एपिसोड से अपने डिस्कस करते हुए एसएफएम के सिलेबस को मैप करते हैं तो बोरिंग भी नहीं लगेगा और सिलेबस भी पता चलेगा. करेक्ट? तो लेट्स डू दैट. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जो अपना सिलेबस है एसएफएम का, वो सिलेबस को दिखा रहा हूं. ओके, okay, let me straight away go to the ओके. सो ये जो है, आई डोंट नो वेदर यू डिड दिस और नॉट, ये हिंडनबर्ग यूएस का वो रिपोर्ट है जो 24 जैन को रिलीज हुआ था. ओके, हिंडनबर्ग यूएस इज अ सिक्योरिटीज फर्म, रिसर्च फर्म, जो बिलीव करती है कि जो सनलाइट है वो सारा अंधकार दूर कर देती है. तो जो भी कोई बदमाशी कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, दे विल टेक अ शॉर्ट पोजिशन एंड देन शेयर इट विद द वर्ल्ड दैट देखो क्या गंदगी चल रही है. तो हिंडनबर्ग का ये रिसर्च रिपोर्ट था, 100 पेजेस का, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है. एंड इस रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन अभी अपने क्लास पे नहीं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड. बस इस रिपोर्ट में जो जो एसएफएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा. आप में से जो इंटरेस्टेड है वो पूरा रिपोर्ट पढ़ सकता है. और एट द सेम टाइम अगर गिवन द फैक्ट दैट आप सीए में ऑडिट भी करते हैं, एक ढंडारिया कंपनी है, वो अदानी स्टॉक्स के कंपनीज का ऑडिट कर रही थी, ग्रेट ऑडिट किया उन्होंने.
टैक्सेशन भी आपके हैं, अकाउंट्स भी आपके हैं, तो बहुत सारे और एंगल से एसएफएम के परे जो आप देखेंगे अदानी वाले ग्रुप में हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द रिपोर्ट एंड देयर इज नो सेंस इन माय रीडिंग द रिपोर्ट, बट आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स ओके इस रिपोर्ट से कनेक्टेड, तो वो मैं दिखाने वाला हूं। ओके, सबसे पहले इस रिपोर्ट में शो द स्क्रीन 3 प्लीज, स्क्रीन 3। हाँ, सबसे पहले इस रिपोर्ट में जो काम की चीज है वो ये है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग दैट okay, so they are claiming that the stock of Adani will fall by 85% purely on the basis of fundamentals। यानी कंपनी ने बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए हैं, मैनिपुलेशन किए हैं, बट वो अकाउंटिंग फ्रॉड और मैनिपुलेशंस पे आपको विश्वास नहीं भी हो तो भी दे से that the stock price has a 85% downside purely based on fundamentals। तो यहां पे एक वर्ड आता है फंडामेंटल। सो इन आवर सिलेबस अपने को कंपनीज का फंडामेंटल देखना है और उसी बेसिस पे कंपनीज को वैल्यू करना है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। इसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए, टू फर्दर रीइंफोर्स दिस, दे हैव सेड if we go further into this report, तो इन्होंने यहां पे प्राइस अर्निंग्स रेशियो शेयर किया है, अदानी ग्रुप स्टॉक का प्राइस अर्निंग्स रेशियो। इफ यू लुक एट दिस 7 कंपनीज, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार, अदानी पोर्ट्स। And if you look at Adani Green का price earning ratio, it is 815 times, 815। आपको दिख रहा है? 815 is the price earning ratio इसका, Adani Green का। Adani Total Gas का जो price earning ratio है, इसको थोड़ा बिग करना, हाँ, बस अदानी टोटल गैस का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट इज 831। इंडस्ट्री का पी रेशियो उसके बगल में दिया हुआ है, इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है उसके बगल में दिया हुआ है। तो यू कैन सी दैट, इनकेस आपको नॉलेज होगा ही, फिर भी इफ देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, लेट मी कम टू इट। एक कंपनी का जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो होता है, एक कंपनी का जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो होता है, दैट प्राइस अर्निंग्स रेशियो इफ इट इज 2020, तो हम लोग बोलते हैं the price is 20 times earnings, the price is 20 times earnings। अकाउंटिंग भाषाएं बोला जाता है, प्लीज शो स्क्रीन 1। अकाउंटिंग भाषाएं बोला जाता है कि 1 रुपया अर्निंग्स के लिए आप 20 रुपया प्राइस पे कर रहे हो, तो यू आर पेइंग 20 रुपीज टू अर्न 1। इसका मतलब द अर्निंग्स यील्ड ऑफ द स्टॉक, अर्निंग्स यील्ड इज 1/20 विच इज 5%। Okay, you're going to earn 5% on this stock if we don't consider growth इग्नोर करें तो आप 5% कमाने वाले हो, बिकॉज आप 20 रुपया दे रहे हो टू अर्न 1, तो 20 रुपया पे 1 रुपया कमाएंगे तो 5% हुआ ना। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो रेसिप्रोकल है वो एक तरह से दिखाता है अपने कितना अर्न करने वाले। नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स आर रिस्की, और स्टॉक्स पे सिंस रिस्क ज्यादा है वी वांट टू अर्न अ हाई रेट ऑफ रिटर्न और लो रेट ऑफ रिटर्न, हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर एक कंपनी का पी रेशियो 800 है, इफ द पी रेशियो इज 800, इसका मतलब इफ यू डू ई बाई पी इट विल कम टू 1/800। आई डोंट नो व्हाट इट कम्स टू। 1/800 कितना परसेंट होता है? 1/800 इज व्हाट परसेंट?
क्या 0.125% क्या? 1/8 तो 12.5% होता है. I think 0.125%. Please confirm. Yeah, 0.125%. 0.125%. Screen 3 दिखाना. 0.125%. तो इसका मतलब if somebody is buying the stock at a price earning ratio of 800 times, तो वो अर्न करना चाह रहा है 0.125%. Of course, growth को छोड़ के. Growth is also a factor. And Adani companies are normally into which areas? Infrastructure, ports. और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स वगैरह में ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता है जितना इकोनॉमी का ग्रोथ है. स्क्रीन 1 प्लीज. जितना इकोनॉमी का ग्रोथ है उस ग्रोथ से थोड़ा सा ज्यादा. तो इफ द इंडियन इकोनॉमी इज स्लेटेड टू ग्रो से रियल टर्म में अराउंड 6-7% और इन्फ्लेशन 5% से अराउंड 12%, तो व्हाट इज द ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? जोर मार के 15 वो भी होगा नहीं. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोई हालत में इतना हाई पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं है. ठीक है. जब हम लोग एसएफएम पढ़ते हैं तो एसएफएम में वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस वर्सेस वैल्यू. प्राइस वर्सेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइस मतलब जो चल रहा है, व्हाट इज. वैल्यू मतलब जो होना चाहिए, IV0 शुड बी. प्राइस क्या हो गया? जो चल रहा है. IV0 क्या हो गया? जो होना चाहिए. और ये जो वैल्यू है कंपनीज का, ये अपने निकालते हैं बहुत सारे मेथड्स से. ओके, वी कैलकुलेट इट वाया वेरियस मेथड्स. ओके, बहुत सारे मेथड से ये वैल्यू निकालते हैं अपने. जैसे कि एक मेथड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो थोड़ा सा सीए इंटर एफएम में किया होगा, D1/RE-G. ओके, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. एक होता है फ्री कैश फ्लो अप्रोच, जो सीए इंटर में नहीं किया हुआ, अपने सीए फाइनल में करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्री कैश फ्लो अप्रोच सबसे पॉपुलर अप्रोच है. एक मेथड होता है वैल्यूएशन का, विच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. ओके, अकाउंट्स में वैल्यूएशन निकलता है बुक वैल्यू पर शेयर के हेल्प से, कि बैलेंस शीट से. ऑल्दो वो बहुत ही खराब तरीका है, बट है तो है सिलेबस में. There's something called EVA approach, economic value added approach. Economic value added, we will study. It is the extra income that a firm is expected to earn over and above what is required by investors. Investors को एक कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए, कंपनी उससे ज्यादा कमाने वाला है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक्स्ट्रा इनकम. ठीक है. और ये सारे अप्रोचेस के अलावा एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं कंपेरेटिव वैल्यूएशन. कंपेरेटिव वैल्यूएशन. ओके, सो अपने वैल्यूएशन वाला पोर्शन बहुत डीपली सिलेबस में है. कोई कोई पेपर्स है जिनमें 30-30, 35-35 नंबर का केवल वैल्यूएशन आया हुआ है. उन्हें 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 30-30 नंबर का वैल्यूएशन आया है. डिविडेंड के बेसिस पे, फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे, अकाउंटिंग के बेसिस पे सबसे बोगस है वो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बेसिस पे, कंपेरेटिव वैल्यूएशन मतलब दूसरे के बेसिस पे, जो मैं अभी कर रहा था. मैं आपको इंडस्ट्री का पी रेशियो दिखा रहा था. इफ यू रिमेंबर, आई वाज शोइंग यू द इंडस्ट्री का पी रेशियो. ओके, व्हाट वाज आई शोइंग यू? यहां पे आई वाज शोइंग यू द इंडस्ट्री का, कि जो अदानी ग्रीन एनर्जी जिस इंडस्ट्री में है, उसमें जो पी रेशियो है, दैट पी रेशियो इज 24. यानी अदानी ग्रीन का दाम 24 टाइम्स अर्निंग्स होना चाहिए, पर उसका दाम जो चल रहा है 815. इट्स रनिंग एट 815 टाइम्स अर्निंग्स. तो इसका मतलब कितना गिरावट पॉसिबल है? 97.1% फॉल इज पॉसिबल अदानी ग्रीन में, इफ वी कंपेयर इट टू द इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो. वैसे ही अदानी टोटल गैस 831 टाइम्स के बजाय 20 टाइम्स, इट्स गोइंग टू फॉल बाय 97%, एंड सो ऑन. तो दीज आर द परसेंटेज फॉल पॉसिबल, बट दिस इज बेस्ड ऑन कंपेरेटिव वैल्यूएशन. विच वैल्यूएशन? कंपेरेटिव. अगर आप मानते हो कि अदानी इंडस्ट्री के जैसा है, अब तो लोग ये मानेंगे कि इंडस्ट्री से भी खराब है. ठीक है ना? तो ऑब्वियसली हर कंपनी इंडस्ट्री के जैसा नहीं होता है. हर सीए स्टूडेंट एक एवरेज सीए स्टूडेंट से सिमिलर नहीं होता है. कोई कोई स्टूडेंट सुपीरियर होते हैं, कोई कोई एवरेज से खराब होते हैं.
ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ पिकअप, ठीक है, बट तब भी एवरेज के हिसाब से बात करें तो दिस इज द परसेंटेज फॉल। तो इन्होंने, हिंडनबर्ग ने ये बोला कि हम लोग जो फ्रॉड, हम लोग जो लेवरेज डेट, हम लोग जो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का बात करने वाले विथ डिटेल्ड प्रूफ, विथ फॉरेंसिक्स, वो तो दूर की बात है, अगर आप वो सब भूल जाओ तब भी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स दिस इज द परसेंटेज फॉल दैट शुड हैपन इन अदानी स्टॉक। समझ गए? फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो भी है, ईवी टू एबिडा रेशियो भी है, ये सारा रेशियोज अपने सीए फाइनल में आया हुआ है और है। प्राइस अर्निंग तो सबसे पॉपुलर होता है, प्राइस टू सेल्स भी होता है, ईवी टू एबिडा भी होता है, प्राइस टू कैश फ्लो भी होता है, वो सब करने वाले हैं, ठीक है ना। वैल्यूएशन, नाउ ये जो वैल्यूएशन है अपने सिलेबस में, द वैल्यूएशन दैट वी हैव इन आवर सिलेबस, जो ये वैल्यूएशन है अपने सिलेबस में, वो वैल्यूएशन में दो चैप्टर्स है। एक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इनफैक्ट 3 चैप्टर्स है। दूसरा है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मैं एक बार 2 ही लिखता हूं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर ये सब नोट करना है क्या? क्लास के एंड में जो भी बोर्ड वर्क मैंने किया है, जो भी बोर्ड वर्क, वो बोर्ड वर्क आपसे शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप नोट नहीं करना चाहें तो भी परफेक्टली कंफर्टेबल, आज ऐसे भी टीचिंग का क्लास नहीं है, ठीक है ना, पर जो भी मैं बोर्ड में काम कर रहा हूं वो आपसे शेयर किया जाएगा क्लास के एंड में। तो अगर आपको नई कॉपी करना नहीं कीजिए, बट देन इतना कमती लिखाया जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा स्क्रैच वर्क कर रहे हो तो इट्स बेटर, ठीक है। इफ यू आर डूइंग सम स्क्रिबलिंग इट्स गुड, इट जस्ट मेंटेन्स द रिदम, ठीक है। और अगर आप नई कॉपी करना चाहो, एकदम आराम से कॉफी लेके बैठे हैं या जो भी खाना खा के क्लास कर रहे हैं तो भी इट्स ओके, बिकॉज बोर्ड वर्क आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अमन इज आस्किंग सर ईवी टू एबिडा क्या होता है? तो अमन मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एबिडा तो मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो मान लो ईबीआईटी, ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, उसको बोलते हैं एबिडा, ठीक है ना। और जो ईवी है उसका मतलब होता है एंटरप्राइज वैल्यू, इक्विटी का डेट का दोनों का मिला के जो वैल्यू है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, यानी पूरे कंपनी का जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग इनकम का कितना टाइम से, पूरे कंपनी का जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग इनकम कितना टाइम से। बट ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता है, उस पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और मैं अभी वो नहीं करवा रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द सिलेबस। तो सिलेबस में शेयर कर रहा हूं अदानी के हेल्प से। मैं सिलेबस नॉर्मली भी शेयर कर सकता हूं कि फलाना फलाना चैप्टर्स है, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं अदानी के हेल्प से शेयर कर रहा हूं सिलेबस। तो पहला चीज आपको क्या समझ में आया? द रीजन वाई अदानी स्टॉक शुड फॉल बिकॉज दे हैव गॉन बियॉन्ड द स्काईज। ओके, बोलते ना स्काई इज द लिमिट, उस लिमिट के बियॉन्ड चले गए हैं। 831 पी रेशियो मैंने तो कभी पहले सुना नहीं था। आई हैव नेवर एवर। द बेस्ट ऑफ कंपनीज ऑन दिस अर्थ, which means you talk about Google, you talk about Facebook, you talk about Netflix, you talk about any company, Microsoft, जो भी कंपनी की बात करें जिनका इमेंस ग्रोथ है, ओके, जिनमें ऐसा बिजनेस है जो कि कैश मशीन है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 831 टाइम्स। तो हाउ कम ओवर हियर? इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। इसलिए प्राइस शुड फॉल। हाउ मच इट शुड फॉल दैट्स डिबेटेबल। उन्होंने इंडस्ट्री के बेसिस पे बोला है कि इंडस्ट्री के लेवल पे आ जाए तो प्राइस 97%, 92% गिरना चाहिए। समझ गए? फिर से कोई पूछ रहा है फ्री कैश फ्लो क्या होता है? आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो कंपनी में कैश जनरेट होता है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्लांट मशीनरी में, फिर क्या बचता है? जो कंपनी में कैश जनरेट होता है, ठीक है, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना प्लांट में और वर्किंग कैपिटल में, उसके बाद जो बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। एक प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज सुने। इट इज नॉट दैट मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो दिक्कत हो रही है। मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेबस समझा रहा हूं। सिलेबस को क्या आपके मुंह पे इस तरह फेंक दूं, ये चैप्टर है, खराब लगेगा? किसको इंटरेस्टिंग लगेगा? थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देके अगर सिलेबस बताऊंगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, ठीक है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट में, और एक चैप्टर है कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं, हम लोग इन तीनों चैप्टर्स को कवर करते हैं 2 चैप्टर्स में। एक है इक्विटी वैल्यूएशन और एक है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है।
जब एसएफएम का मैट मिलेगा आपको, ठीक है, मेरा मैट आपको मिलेगा एसएफएम का, तो उसमें यू विल नॉट फाइंड दीज चैप्टर्स, ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है, यू विल फाइंड एक चैप्टर है इक्विटी वैल्यूएशन और एक चैप्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। उन दोनों में ये तीनों चैप्टर्स कवर्ड होते हैं। ओके, उन दोनों में ये तीनों चैप्टर्स कवर्ड होते हैं। ठीक है, उन दोनों में ये तीनों चैप्टर्स, किसमें? इक्विटी वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन में। मैं भी मैपिंग दिखा दूंगा। ठीक है, जब क्लास करा रहा हूं तो आप लोग का मैसेजेस एक एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड आई विल नॉट बी डूइंग दैट। मैं बताते जाऊंगा, बीच में हो सकता है कभी कुछ पूछूंगा तो आपका मैसेजेस देखूंगा, अदरवाइज रेगुलरली मैसेजेस नहीं देखने वाला हूं। ठीक है, तो आपका एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, कंजर्व द एनर्जी। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू लुक एट दिस, और इनफैक्ट आपको बता दूं, जो हिंडनबर्ग फर्म है, हिंडनबर्ग, इन्होंने एक डिस्क्लोजर किया है। डिस्क्लोजर क्या किया है कि इन्होंने शॉर्ट किया है। शॉर्ट क्या चीज को? अदानी के फॉरेन बॉन्ड्स को, यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स, अदानी के फॉरेन बॉन्ड्स को, एंड जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक्सप्लेन करूंगा लिखने के बाद। अदानी के फॉरेन बॉन्ड्स को एंड नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को, मैंने अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन, मैंने जस्ट स्क्रीन पे लिखा है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग। तो उसके पहले से कोई जंप करेगा कि सर समझ में नहीं आया, तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लाया, तो कोई सोचेगा सर ये रिपोर्ट क्यों लाया, क्या ये समाज सेवा कर रहा है? तो ये लोग बोल रहे हैं भाई समाज सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, नो डाउट, बट द सेम टाइम खुद का सेवा भी कर रहे हैं मेवा खाने के लिए। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर going to gain from this. We are going to gain from this because we are taking a short position in US bonds of Adani and in non-India traded derivatives. मैंने दोनों का मतलब नहीं समझाया, I have not explained. तो कोई पूछ रहा होगा उछल के इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, तो वो बंदा अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, give me time. ठीक है, तो इन दैट केस फॉरेन बॉन्ड्स और नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन लिया है। तो बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पे, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स ओवर हियर। वंस अगेन मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स आर जंपिंग एंड दैट इज अ क्लियर कट वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ये सारे टर्म्स हैं। ओके, जो नए नए टर्म्स हैं, सीए इंटर में नहीं किए हुए हैं। बॉन्ड्स वर्ड सुना होगा, ठीक है ना, बट मेनी ऑफ द अदर टर्म्स आर टोटली न्यू। आप में से कोई स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा ट्रैक करता है फाइनेंशियल न्यूज को, उसका जनरल इंटरेस्ट है मार्केट्स में, एंड दे फॉलो द न्यूज एंड ऑल दैट, तो हो सकता है आइडिया होगा, बट अदरवाइज इन सब का आइडिया कमती होगा। ठीक है, इन सब का आइडिया तो पूरे सिलेबस में जब पढ़ाएंगे तब होगा, यानी यहां पे मैं जस्ट टच एंड गो जरा सा आइडिया देने वाला हूं। ठीक है, तो किसी को पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो प्लीज रिमेंबर, मैंने पूरी तरह से समझाया भी नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग एनी चैप्टर, I am trying to introduce chapters by showing you the Adani episode. So it's touch and go going on. ठीक है ना? Okay. So tell me something. To explain everything, let me go to a new screen. एक new screen पे चलता हूं। अदानी ग्रीन का बॉन्ड है, बॉन्ड माने डिबेंचर, जो कि यूएस ट्रेडेड है, उसको इनफैक्ट बोलते हैं यांकी बॉन्ड। यांकी बॉन्ड, तो कोई भी नॉन यूएस कंपनी का यूएस में जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डॉलर डिनोमिनेटेड, उसको बोलते हैं यांकी बॉन्ड। आई रिपीट, कोई भी नॉन यूएस कंपनी, चाहे वो पाकिस्तान की कंपनी हो, अगर यूएस में बॉन्ड इश्यू करती है जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो उसको बोलते हैं यांकी बॉन्ड। सर क्या ये एग्जाम में जानना जरूरी है? 99% केसेस में ये नाम काम नहीं आना चाहिए, बट देन थियरी आ सकता है। येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड को बोलते हैं समुराई बॉन्ड।
ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अगर पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, यूके में इश्यू होता है पाउंड डिनोमिनेटेड, उसको बोलते हैं बुल डॉग बॉन्ड, बुल डॉग बॉन्ड, ठीक है ना। स्पेन तो अलग नाम है। तो इस तरह अलग अलग नाम होते हैं। आइए मैं सारे के सारे नाम नहीं बताने वाला हूं, आप खुद गूगल सर्च कर सकते हैं। सबसे कॉमन है यांकी बॉन्ड, बिकॉज यूएस इज अ वेरी बिग मार्केट जहां तक बॉन्ड मार्केट की बात है, ठीक है। इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है तो ऐसा बात है, फॉरेन कंपनी इंडिया में बॉन्ड इश्यू करती नहीं है, बिकॉज इंडियन डेट मार्केट इज नॉट दैट डीप। ओके, फॉरेन कंपनी इंडिया में बॉन्ड इश्यू करती नहीं है, बिकॉज इंडिया का इक्विटी मार्केट तो डीप है पर इंडिया का बॉन्ड मार्केट डीप नहीं है, ठीक है। तो यहां आगे बात करें। ओके, तो इन दैट केस यांकी बॉन्ड, ठीक है। स्वामी गुप्ता बोल रहे कि सर यूरो बॉन्ड होता है ना, यूरो बॉन्ड अलग होता है, यूरो बॉन्ड एक अलग चीज है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, डाइवर्जन हो जाएगा, मैं फॉरेन बॉन्ड सिखा रहा हूं, ठीक है। तो सौम्या गुप्ता, ये यूरो बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, वो एक अलग पीस ऑफ केक है। एनीवेज, तो अदानी ग्रीन का एक बॉन्ड है और मैं लास्ट चेक कर रहा था, आई वाज चेकिंग द डिटेल्स, उसका 3.1% कूपन है, 3.1% कूपन। सपोज मान लेते हैं फेस वैल्यू $1000 एंड सपोज मान लेते हैं उसका प्राइस 97.2%। आप कॉपी कर सकते हैं। पहली बार मैथ्स हो रहा है क्लास में, पहली बार मैथ्स हो रहा है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 3.1% कूपन है, फेस वैल्यू $1000 है और प्राइस 97.2% है। ओके, ये सेमी एनुअल कूपन पे करेगा सपोज जून एंड दिसंबर एंड, सेमी एनुअल कूपन पे करेगा जून एंड दिसंबर एंड, सेमी एनुअल कूपन पेमेंट जून एंड दिसंबर एंड। ओके, क्या इस पे येलो जाएगा? आई डोंट नो, लेट मी ट्राई। जून एंड, यस, अच्छा खासा जा रहा है। दिसंबर एंड, सेमी एनुअल कूपन। ओके, कूपन मतलब होता है जो ब्याज मिलेगा बॉन्ड होल्डर को। तो प्लीज बताइएगा ना, ब्याज अमाउंट क्या आ रहा है? व्हाट इज द ब्याज अमाउंट कमिंग? सौम्या, प्रकुल, गीतिका, निहित, तरुण, प्लीज बताइए। अब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। ओके, स्क्रीन 3 करना, स्क्रीन 3। तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, वैभव ने जवाब दिया, दोनों का जवाब सेम है, मैं जवाब का नंबर नहीं बोल रहा हूं। यश मुरमुर ने जवाब दिया, गीतिका ने जवाब दिया, आदित्य ने जवाब दिया, शिवम ने जवाब दिया। किसी का नाम लेके राइट रॉन्ग नहीं बोलूंगा, मैं सीधा आंसर बोलूंगा जिससे अपने आप पता चल जाए कौन क्या मिस्टेक कर रहा है। कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। तो जिन्होंने 15.066 दिया था उनका रॉन्ग हो गया, जिन्होंने 15.066 दिया था उनका रॉन्ग हो गया। कूपन फेस वैल्यू पे लगता है, तो इट इज 3.1% ऑफ 1000 इंटू हाफ, बिकॉज सेमी एनुअल पेमेंट है ना। 3.1% ऑफ 1000 इंटू हाफ, यानी करेक्ट आंसर इज $15.5। करेक्ट आंसर इज $15.5। आई होप इट इज ओके विथ एवरीवन। जिन्होंने 31 आंसर दिया वो लोग हाफ करना भूल गए, जिन्होंने 15.006 कुछ दिया वो लोग क्या किए, वो लोग प्राइस पे लगा दिए जबकि फेस वैल्यू पे लगता है। तो सबको कूपन कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका जो मैच्योरिटी है, इसका जो मैच्योरिटी है बॉन्ड का, मैच्योरिटी मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर सपोज मैं मैच्योरिटी मान रहा हूं जून 2024। ओके, अपने जब पता चलेगा ना इलेक्शन में कौन जीता हारा, तब का मैच्योरिटी है, मान लेते हैं मन से, जून 2024 का मैच्योरिटी है, यानी आने वाला है इसका मैच्योरिटी, ठीक है। जब बॉन्ड को रिडीम करना पड़ेगा, क्या पता टोटल बॉन्ड इश्यू मेरे को ध्यान नहीं है, मे बी ये पूरा का पूरा जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज अराउंड 100 मिलियन फेस वैल्यू, यानी 100 मिलियन चुकाना पड़ेगा, $100 मिलियन, ठीक है ना। मैं मन से फिगर्स बोल रहा हूं। तो अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्क्रीन 1 ठीक से सुनना। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 2021 का डेटा को लेकर, 2021 तक का डेटा है, 22 का डेटा नहीं है। जबकि रिपोर्ट रिलीज कब हुआ है? 24 जनवरी 2023। ठीक से सुनो, 2021 तक का डेटा लिया है, 2022 का डेटा नहीं लिया। जबकि रिपोर्ट कब रिलीज हुआ है? 24 जनवरी 2023। 2022 का डेटा क्यों नहीं लिया? लेट मी सी हु विल आंसर। 2022 का डेटा क्यों नहीं लिया? उन्होंने जो पी रेशियो सब निकाला था ना, फाइनेंशियल स्टडी किया है, उनमें इन्होंने 2022 का डेटा नहीं, 2021 तक का लिया है। जबकि रिपोर्ट रिलीज किया है
24 जनवरी 2023, गुज्जू भाई कभी भूलेगा नहीं, 24 जनवरी को, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बहुत सारा जवाब आया कि सर कोविड था, सर टाइम लग गया, ठीक है। ओके ओके ओके, सुनो 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 प्लीज सुनो। हिंडनबर्ग को इस रिपोर्ट को रिलीज करके समाज सेवा नहीं करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए वो 2022 में पोजीशंस बिल्डअप करेगा। एक बार में पोजीशन बिल्डअप नहीं किए जाते। अगर एक बार में लंबा चौड़ा पोजीशन बिल्ड करते हैं तो पता चल जाता है, खबर लीक हो जाता है। अगर एक बार में बहुत लंबा चौड़ा पोजीशन बाई या सेल करते हैं तो पता चल जाता है बाजार को, और वो लोग भी फायदा उठाने खड़े हो जाते हैं। तो 2022 में हौले हौले पोजीशन बिल्डअप किया। पोजीशन बिल्डअप किया का मतलब क्या है, ऐसा बताइए। पोजीशन बिल्डअप किया का मतलब यह है कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब है बोरो, इसको T1 बोल देता हूं, इसको सपोज एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये T2। तो बोरो, सेल, रीपर्चेस एंड रिटर्न। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई टेक माई ओन टाइम। मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया है तो कोई पहले से उछल रहा होगा तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है बेचना, सेलिंग वर्ड है ना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है बेचना, पर बेचने के लिए तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे बेचेंगे। तो उसको शॉर्ट सेलिंग इसलिए बोलते हैं, सेलिंग नहीं बोलते बिकॉज हम लोग बोरो करके बेच रहे हो। जिसको पता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता है सुनिए। सेल करना तो मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी से उधार पे लूंगा, मैं किसी से बोरो करूंगा और फिर बेचूंगा। अब जिससे मैंने बोरो किया उसको मेरे को लौटाना पड़ेगा। पैसा बोरो नहीं किया, बॉन्ड बोरो किया, बॉन्ड, तो बॉन्ड लौटाना पड़ेगा। तो मैं बाजार से खरीद के लौटाऊंगा, ठीक है। मेरे को लगता है किसी चीज का दाम गिरेगा तो मैं बेचना चाहता हूं ना, दाम गिरेगा, कैसे बेचूं, मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी और से उसको बोरो करूंगा, बोरो कि भाई तुम दे दो मेरे को ये, ठीक है, कुछ ब्याज ले लेना। उसके बाद जब उसका दाम गिर जाएगा तो मैं नीचे दाम पे खरीदूंगा और उसको लौटा दूंगा। तो मैंने ऊपर दाम पे बेचा, नीचे दाम पे खरीदा, मैंने ऊपर दाम पे बेचा, नीचे दाम पे खरीदा, मेरे को प्रॉफिट हो गया ना, मेरे को प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते शॉर्ट सेलिंग। वंस अगेन, इस क्लास में मैं शॉर्ट सेलिंग पढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। शॉर्ट सेलिंग का अलग से सम्स आता है अपने एसएफएम में, सेबी का स्टॉक लेंडिंग स्कीम भी है, रेगुलेशंस भी है। मैं पूरा का पूरा बता रहा नहीं हूं, मैं आपको जस्ट दे रहा हूं कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब है ऊपर दाम पे पहले बेचना, कैसे, बोरो करके, और फिर प्रे करना काश गिर जाए दाम, या गिरा देना दाम, जैसे हिंडनबर्ग ने दाम गिरा दिया ना चिल्ला चिल्ली करके, और उसके बाद नीचे दाम पे खरीद के लौटा देना। तो यू हैव सोल्ड हाई, यू हैव बॉट लो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में, बाई करते हैं लो, सेल करते हैं हाई, पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं ना। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, सेल करते हैं पहले हाई, फिर बाई करते हैं लो टू कवर द पोजीशन। शॉर्ट सेलिंग माने बोरो एंड सेल, लेटर ऑन उसको बाई करो नीचे दाम पे और फिर लौटा दो। और दाम बढ़ गया तो सर, अदानी ने अगर दाम बढ़वा दिया बाद में तो इन दैट केस हिंडनबर्ग को जोर का लॉस हो जाएगा, लॉस हो सकता है। तो इट्स नॉट कोई आर्बिट्राज, रिस्कलेस प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। आई रिपीट, मैं शॉर्ट सेलिंग पढ़ा रहा नहीं हूं, वो क्लास में होगा, मैं जिस्ट में मतलब बता रहा हूं, ठीक है।
so that I'm able to cover the curriculum at the same time explain अदानी एपिसोड में क्या हुआ था। आपके पेरेंट्स है, ये हैं, वो है, कहीं आप उनसे शेयर करना चाहते हैं तो कुछ एंगल्स आपको अदानी का क्लियर होगा, ओके, जो ऐसे सुना होगा। बहुत सारा और एंगल भी है, टैक्सेशन एंगल है, लीगल एंगल है, शेल एंटिटीज है, फ्रॉड का एंगल है, अकाउंटिंग फ्रॉड है, फॉरेंसिक्स है, जो मेरा डोमेन नहीं है उनको मैं टच करूंगा, ठीक है। बट फाइनेंशियल एंगल तो ठीक से बताऊं जहां पे फाइनेंशियल एंगल है, ठीक है ना, ओके। तो इन दैट केस पूरे के पूरे 2022 में ये लोग पूरे के पूरे 2022 में ये लोग हौले हौले, ओके, क्या लिखूं, हौले हौले बोरो करते गए 2022 में, बोरो करते गए बॉन्ड्स को। वो जो अदानी ग्रीन का बॉन्ड है, अदानी पोर्ट्स का बॉन्ड है, अदानी टोटल गैस का बॉन्ड है, उस बॉन्ड्स को बोरो करते गए, जिसके जिसके पास था ना उससे लेते गए। वो क्यों दे रहा था? बिकॉज अगर बोरो करते हैं तो अपने को स्टॉक लेंडिंग चार्जेस देना पड़ता है। स्टॉक लेंडिंग चार्जेस वो डिफर करता है बॉन्ड टू बॉन्ड, कितना स्केर्स बॉन्ड है वगैरह उस पर डिपेंड करता है। मैंने अपना सामान तुमको दिया, तुमको मेरे को सामान का भाड़ा देना पड़ेगा, सिंपल है। मेरा सामान तुम ले रहे हो, भाड़ा देना पड़ेगा। उसके अलावा जब अपने बोरो कर लिए उसके बीच में अगर कूपन आ गया ना, जैसे 15.5 कूपन आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया, तो कूपन तो उस बेचारे को मिलना चाहिए जिसका बॉन्ड था, जिस बेचारे का बॉन्ड था, जिसे हमने उधार पे लिया, वो बंदे को तो कूपन मिलना चाहिए, बिकॉज वो बॉन्ड तो उसका है, तो हमको उसको कूपन भी देना पड़ेगा। वो जो कूपन 15.5 भी देना पड़ेगा, हमको भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो हमको स्टॉक लेंडिंग चार्जेस भाड़ा देना पड़ेगा और हमको कूपन देना पड़ेगा। यस, करेक्ट है, वो दोनों देना पड़ेगा। अब क्या किया इन्होंने, एक्यूमुलेट करते करते ये एक्यूमुलेट कर लिया, ये पोजीशन को एक्यूमुलेट कर लिया, एक्यूमुलेट ह्यूज, ओके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बॉन्ड अदानी का एक्यूमुलेट कर लिया, हौले हौले, छुप के, धीरे धीरे, आवाज करे बिना, ठीक है ना। इनको घाटा क्या हुआ, इनको भाड़ा देना पड़ा और इनको बीच में 15.5 का कूपन आया तो देना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना सफर करेंगे। अब 23 या 24 दिसंबर को, एक मिनट, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को चेप के सेल किया, सेल, वो सारा का सारा जो होल्ड करके रखा था ना बॉन्ड्स, उनको सेल किया, सेल। तो 97.2% पे सेल किया, प्राइस गिरा, 90.4% पे सेल किया, प्राइस गिरा, 86.4% पे सेल किया। बिकॉज कुछ और लोग हैं ना जो लोग सोचते हैं ओ अब तो ठीक है और नहीं गिरेगा, वो लोग बाई करने तैयार है। तो जैसे जैसे मार्केट एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बड़ा साइज है ना, वैसे वैसे सेल कर रहे हैं। ये जो ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है कि अपने कितना मार्केट में बेच पाएंगे, एक बार बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से बेचेंगे तो बहुत सारा एल्गोस ट्रिगर हो जाएगा। एल्गोस आपने सुना होगा, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है ना, जैसे रोबो कार्स बोलते हैं, तो वैसे रोबो ट्रेडिंग होता है, सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है कि अगर कोई बेच रहा है तेजी से, इसका मतलब तुम आगे बढ़ के बेच दे। तो बहुत सारा इश्यूज होते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग नाउअडेज, स्पेशली इन द यूएस मार्केट। 86.4 पे, 80% पे, ऐसे करके बेचते जा रहे, और जो पूरा का पूरा बेचा उसको सपोज कवर कर रहा है 62% पे, उसको कवर कर रहा है 56% पे, उसको कवर कर रहा है 42% पे। सही परसेंटेज क्या बोल रहे हैं, मैंने बॉन्ड प्राइस बोला ना, वो परसेंटेज पे डिस्क्लोज होता है, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो 97.2% ऑफ 1000, यानी पहला बेचा 972 पे, फिर बेचा 904 पे, फिर बेचा 864 पे, फिर बेचा 800 पे, इन पे बेचा 972 पे, 904 पे, 864 पे, 800 पे, बेचते जा रहे हैं। सर कहां से आया? अरे बोरो किया था ना, बोरो करके तो रख रखा है, बेच रहा है, बिकॉज रिपोर्ट तो निकाल दिया है। अब जब रिपोर्ट निकाल दे, रिपोर्ट आग की तरह फैल गया है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, पूरा मीडिया आउटलेट्स, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया, वो सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स में अपना आर्मी बैठा दिया है कि भाई चेप के रिसर्च के बारे में बोल। यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब जन बोल रहे हैं उसके बारे में, एंड द प्राइस इज कीपिंग ऑन फॉलिंग। उसके बाद जब प्राइस बहुत नीचे लेवल पे पहुंच रहा है, तब जाके थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है। 62 पे थोड़ा सा रिकवरी बाई किया, 56 पे थोड़ा बाई किया, 42 थोड़ा बाई किया, बिकॉज वहां पे तो लोग पागल हो गए, पागल के सेल कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा कवर कर रहा है अपना पोजीशन। तो ये अगर बेचा 972 पे और बाई कर रहा है 42%, 420 पे, तो 972 माइनस 420, 972 माइनस 420, उतना रुपया कमा लिया। बेचा 972 पे, सॉरी
बेचा 972 पे और बाई किया 420 पे। सर पर 15.5 लगा था ना चिंदी, सर भाड़ा लगा था चिंदी। लुक एट द बिग अमाउंट इट इज अर्निंग। शॉर्ट सेलिंग ऐसा ही होता है। शॉर्ट सेलिंग और बढ़िया से करना पड़ेगा, सम्स करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को, वो सब देखेंगे। यहां पे एक आइडिया दे रहा था, ठीक है। तो आई गो बैक टू माई प्रीवियस स्लाइड, पूरा खत्म नहीं हुआ है, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आता हूं। आई एम कमिंग टू माई प्रीवियस स्लाइड। तो शॉर्ट का मतलब मैंने बता दिया, शॉर्ट सेलिंग का। फॉरेन बॉन्ड्स बताया, जो यूएस में बॉन्ड्स है, कोई भी कंपनी, नॉन यूएस कंपनी जो इश्यू करती है यूएस में बॉन्ड्स, उसको फॉरेन बॉन्ड्स, यांकी बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बॉन्ड्स को शॉर्ट किया, कैसे शॉर्ट किया, दैट आई एक्सप्लेन्ड। उसके अलावा नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें डेरिवेटिव्स वर्ड है और नॉन इंडिया ट्रेडेड वर्ड, ठीक है। तो नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, नाउ लिसन केयरफुली। बहुत जन सर्किट एंड ऑल का बात कर रहे हैं, यार अभी तो मैं शेयर्स का बात ही नहीं किया जो इंडियन मार्केट में आप लोग देख रहे हो, तो बॉन्ड्स का बात किया हूं। बॉन्ड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडेड है, आपने उसका ट्रेडिंग देखा नहीं होगा। कौन सा मार्केट ज्यादा बड़ा है आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट ग्लोबली? कौन सा मार्केट ज्यादा बड़ा है आपको लगता है, स्टॉक मार्केट की बॉन्ड मार्केट? लेट मी सी, कौन सा मार्केट ज्यादा बड़ा है, स्टॉक मार्केट की बॉन्ड मार्केट? बॉन्ड मार्केट इज बिगर, स्टॉक मार्केट इज चिंदी, बॉन्ड मार्केट इज बिगर, एंड डेरिवेटिव मार्केट इज बिगेस्ट। डेरिवेटिव मार्केट इज बिगेस्ट, ओके। डेरिवेटिव मार्केट को समझने के लिए आप ये इमेजिन कीजिए, वो जो मूवी था ना, कौन सा मूवी था, जैकी चैन का मूवी था ना, जिसमें लास्ट में सीन था, वो एक दे एंटर इनटू अ रूम विच इज मेड ऑफ ग्लास, और उस पर लास्ट फाइट होता है। क्या नाम था उस मूवी का, याद है? जैकी चैन का मूवी था, एकदम लास्ट में दे एंटर इनटू अ ग्लास रूम, और वहां पे ग्लास रूम में तो ऑब्वियसली इतने सारे इमेजेस आ रहे हैं। व्हाट वाज द नेम? कुंग-फू चैन, कोई मूवी का नाम नहीं था, बहुत कॉमन नाम था, मेरे मुंह पे अटक रहे। कुंग-फू पांडा, मजाक उड़ा रहे लोग, उड़ाओ कोई बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज लेट इट बी। सो व्हाटएवर, मेरा बोलने का मतलब है डेरिवेटिव मार्केट तो उससे ही बड़ा है, ठीक है। अपने डेरिवेटिव्स में आपने सुना होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, सुना होगा। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप। तो ये जो फॉरवर्ड मार्केट होता है, फॉरवर्ड मार्केट, वो सबसे इजी होता है बताना। वो ऐसा मार्केट है जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई समथिंग, दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल समथिंग। तो ए बाई नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं बाई करूंगा। बी सेल नहीं किया है, बोला मैं सेल करूंगा, कब? बाद में, करेक्ट। तो अगर उसमें जो सेल करता है ना, जो फॉरवर्ड को सेल करता है, एक तरह से वो शर्त लगाता है कि दाम गिरेगा, वो शर्त लगाता है कि दाम गिरेगा। जो फॉरवर्ड में बेचने का बात कर रहे हैं, बिकॉज प्राइस तो फिक्स हो गया, अब दाम गिर जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना, वो गिरे हुए दाम पे खरीद के जो दाम फिक्स हुआ था उस पर बेच देगा। इनके समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। सपोज मैंने अदानी ग्रीन का 6 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, मैंने अक्टूबर 2022 में, इसने हिंडनबर्ग ने, अक्टूबर 2022 में हिंडनबर्ग ने 6 मंथ का, ओके 6 मंथ क्या हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, वही जो मार्च अप्रैल का मैच्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। वन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अदानी ग्रीन का बॉन्ड से एट अ प्राइस ऑफ 970 आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। शॉर्ट फॉरवर्ड सेल किए, यानी कि नीचे का शर्त। जनवरी 24 में उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू गिर के हो गया होगा 700 या 600 या 500। वो जो 970 पे सेल किया, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया 700 या 600 या 500। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बाई कर लिए, सेल किए थे, अब उसको बाई कर लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में काट दिए, सौदा को काट दिए, आपने रिवर्स कर दिया। पहले आपने बाई किया था तो अब क्या कर दिया, सेल। पहले आपने सेल किया तो क्या किया, बाई। इसको बोलते हैं रिवर्स, सौदा काटना, स्क्वायरिंग ऑफ, नाम सुना होगा, कोई ना कोई नाम तो सुना होगा भाई, स्क्वायरिंग ऑफ, सौदा काटना, ठीक है ना। अगर बाई किया तो सेल, सेल किया तो बाई। तो हिंडनबर्ग ने सेल कर दिया फॉरवर्ड और बाद में नीचे दाम पे बाई कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मार्जिन फार्जिन जमा करना पड़ता है, बट वो मार्जिन
बहुत कम लगता है, जैसे 20% लगता है, जितना वैल्यू बेचे उसका केवल 20% जमा करना पड़ता है, यानी 5 टाइम्स लेवरेज ना, क्योंकि हम 100 रुपया का शर्त लगा रहे हैं केवल 20 रुपया जमा करके, तो 100 रुपया का खेल रहे हैं 20 जमा करके तो 5 गुना खेल रहे हैं, 100 रुपया का खेल रहे हैं 20 रुपया जमा करके तो 5 गुना खेल रहे हैं। वी से दैट लेवरेज इज 5 टाइम्स। ओके, तो डेरिवेटिव्स माने लेवरेज, डेरिवेटिव्स वही है जो शेयर मार्केट है, पर डेरिवेटिव्स में बहुत लेवरेज मिल जाता है। आप जरा सा पैसा देते हैं और आपको ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। हाईली रेगुलेटेड है, एक्सचेंजेस इन्वॉल्व है, क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें पहले के जमाने में जब फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं थे, मैं 2000 साल के पहले बोल रहा हूं, उस समय सुना होगा बदला, ब्याज बदला, कैरी फॉरवर्ड, तो वो सब टाइम था जहां पे स्कैम होता था और लोग बिल्डिंग से कूद जाएंगे एंड ऑल दैट, कहानी सुना हुआ, ठीक है। बिल्डिंग से खैर कोई कभी भी कूद सकता है कोई मामले में, बट द पॉइंट इज दैट अभी डेरिवेटिव्स मार्केट इतना बढ़िया से रेगुलेटेड होता है और कैपिटलाइज्ड होता है कि उसमें कोई डिफॉल्ट होता नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है डेरिवेटिव्स माने फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप। मैं सबका मतलब नहीं समझा सकता हूं बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है समझाना राइट नाउ, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स अपने अलग से चैप्टर है करिकुलम में, ठीक है। तो नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ये आप लोग के काम का है, अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके काम का है। इन अदर चैप्टर्स लॉ में, फेमा के अंदर या टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम आएगा। सुनिएगा, इंडिया में ओनली रजिस्टर्ड FIIs आर अलाउड टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। इंडियन स्टॉक मार्केट में केवल वो FIIs जो रजिस्टर्ड है, या FPIs बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड FPIs, दे आर अलाउड टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के पास जो रजिस्टर्ड है, यानी कोई भी फॉरेनर NSE BSE में सौदा नहीं कर सकता, वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सेबी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारा फीचर्स देखता है कि उसका US में, यूरोप में जहां का है वहां पे क्या स्टैंडिंग है क्या नहीं है। तो ओनली रजिस्टर्ड FIIs अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। हाउएवर, आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड हेज फंड्स। आपने तो म्यूचुअल फंड यहां सुनते हैं ना, हेज फंड्स जो हो गए वो हो गए बहुत ही भयानक फंड हाउसेस जो रेगुलेटेड नहीं है US में, यानी जो जैसे यहां पे सेबी है वहां पे होता है SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे यहां सेबी है तो SEC के परव्यू में नहीं आते, उनको बोलते हैं हेज फंड्स। और जो लंबा चौड़ा लॉन्ग पोजीशन यानी बाय, या लंबा चौड़ा शॉर्ट पोजीशन यानी सेल करते हैं, उनको बोलते हैं हेज फंड्स। अपने सिलेबस में है, मैं हेज फंड्स का 2 मिनट बोलूंगा तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने समझा दिया, बट यू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड का बाप इज हेज फंड, ठीक है ना। अपने इंडिया में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के फॉर्म में हेज फंड अलाउड है अभी, पर बहुत जन अवेयर नहीं है। अपने आपके लॉ में वगैरह होगा, सेबी वाले सेक्शन में अगर लॉ करेंगे तो इन दैट केस वो जो हेज फंड्स है वो इंडिया में अलाउड नहीं इन्वेस्ट करना, बिकॉज वो तो US में ही रेगुलेटेड नहीं है, तो इंडिया में कहां से सेबी अलाउ कर देगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं। कौन? हेज फंड्स, जो अलाउड नहीं है। तो देयर इज अ रूट कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर PN। ये भी आपके दूसरे पेपर्स में आता होगा, ये SFM में भी शॉर्ट नोट आया हुआ है। ओके, ऑल्दो SFM इज नॉट अ थियरी फोकस्ड पेपर, बट इफ आई टॉक अबाउट इट, यस, इस पे आया हुआ है पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट, नाउ पार्टिसिपेटरी नोट बेसिकली एक डेरिवेटिव है। सोचो एक फॉरवर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑफशोर है, इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव पार्टिसिपेटरी नोट। ये कौन इश्यू करता है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड FPIs है, इंडिया में जो रजिस्टर्ड है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोग इश्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स लोग को, तो वो क्लाइंट्स तो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो रजिस्टर्ड FPI है, से JP मॉर्गन, से मॉर्गन स्टैनली, ये लोग इश्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स को जो इंटरेस्टेड है इंडिया में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोग को इश्यू करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। आज नहीं, ये सालों से या 50 सालों से ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग जानबूझ के ये पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसरी नोट नहीं बोला, पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू कर देते हैं हेज फंड्स को, जो कि इलीगल है, ठीक है। KYC नॉर्म्स है कि इनको KYC नॉर्म्स फुलफिल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन ओन कर रहा है। बट देन जो JP मॉर्गन ने सपोज A को इश्यू किया और A अलाउड है,
ए को पैसा दिया था ए डैश ने, ए डैश को पैसा दिया था ए डबल डैश ने, तो क्या पता कितना लेयर्स हो और नीचे में हेज फंड खड़ा है जो एक्चुअली लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले रहा है। तो ये बदमाशी चल रही है सालों से, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है उसको हिडनबर्ग ने डेफिनेटली यूज किया है इसके लिए, और जो कि इलीगल है, ओके। बिकॉज पार्टिसिपेटरी नोट वाला रूट में जो रेगुलेटेड एफपीआईज है वो केवल नॉर्मल लोगों को दे सकते हैं, वो हिडनबर्ग जैसे फंड को नहीं दे सकते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। बट उन्होंने यूज किया, तभी तो आप रूटर्स का रिपोर्ट देखिए, कोई भी रिपोर्ट की, हिडनबर्ग ने कौन से डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन लिया, और हिडनबर्ग बता रहा नहीं है। द ओनर ऑफ हिडनबर्ग, द फाउंडर सीईओ इज अ पर्सन कॉल्ड एंडरसन, और एंडरसन को जिसने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रॉफिट, उसने रिप्लाई किया थैंक्स, इलैबोरेट नहीं किया। दे हैव नॉट टोल्ड कौन कौन सा बॉन्ड शॉर्ट किया, कौन सा डेरिवेटिव लिया। तो पार्टिसिपेटरी नोट, व्हाट इज इट? इट इज एन ऑफशोर डेरिवेटिव issued by registered FPIs to their clients abroad. They are supposed to do KYC, but KYC सब बोलने का बात है, कोई KYC उतना करता नहीं है, ठीक है। सब बीच बीच में सबको पैसा खिलाया हुआ एंड एवरीथिंग गोज दैट वे। तो ये मैंने केवल मतलब बताया है, शॉर्ट किया है फॉरेन बॉन्ड्स को एंड नॉन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को। कोई भी स्टूडेंट जो फुल सेटिस्फैक्शन चाहता है वो इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, नहीं, बिकॉज ना हमने डेरिवेटिव्स किया, ना हमने बॉन्ड किया, और नॉन इंडिया ट्रेडेड तो अलग ही बात हो गई। बट इससे आपको ये तो पता चला कि वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड बॉन्ड वैल्यूएशन, ओके। बॉन्ड का बहुत जोर का एनालिसिस अपने सिलेबस में है। डोमेस्टिक बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ऑप्शनल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स अपने सिलेबस में है। उन सबका वैल्यूएशन, उन सबका प्राइसिंग, ठीक है, उन सबका फीचर्स, वो सारा का सारा अपने सिलेबस में है। उसके अलावा डेरिवेटिव्स तो इतना ज्यादा डिक करके है, आई कांट एक्सप्लेन, ओके। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस बहुत जोरों से सिलेबस में है, ओके, अपने। तो इन दैट केस सिलेबस वाइज मैंने जो बता दिया, I told you there's a chapter called equity valuation, okay, जिसमें अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फ्री कैश फ्लो अप्रोच, ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह सबसे वैल्यूएशन करेंगे। वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड बॉन्ड वैल्यूएशन। अभी जो कूपन वगैरह की बात हो रही थी और डीपर डिस्कशन है बहुत ज्यादा। वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट ये डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, इन सब में करेंसी आएगा, बिकॉज फॉरेन बॉन्ड्स है, फॉरेन इक्विटी है, करेंसी आएगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एडीआर, जीडीआर, ठीक है। तो व्हाट इफ वी ट्रेड ऑन एडीआर, जीडीआर, करेंसी आएगा। कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, करेंसी फ्लक्चुएशंस का डर है, उनको हेज करना है अपने आप को। कंपनीज लोग बाहर से लोन उठा रही है, जैसे अदानी ने उठाया, तो इन दैट केस उसका क्या इंपैक्ट होता है? बाहर में इन्वेस्ट करे सरप्लस फंड, उसका क्या इंपैक्ट होता है? तो वी हैव फॉरेन एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट में इट इज कॉल्ड फॉरेक्स, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड, दो चैप्टर्स है, एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक है म्यूचुअल फंड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मींस आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, करेंसीज है, बहुत कुछ है। तो पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न क्या है, पूरे पोर्टफोलियो में कितना वॉलेटिलिटी है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है। सीए इंटर में समझे हुए या विदाउट समझे हुए, यू हैव डन आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, वो बीटा वाला स्टफ, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो चैप्टर में आता है। पोर्टफोलियो चैप्टर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? इट्स अ पोर्टफोलियो। अ म्यूचुअल फंड इज अ पोर्टफोलियो, ठीक है ना। तो वो एक पोर्टफोलियो है, देयरफॉर म्यूचुअल फंड कनेक्टेड है पोर्टफोलियो से। और म्यूचुअल फंड का बाप कौन हो गया? हेज फंड। म्यूचुअल फंड तो बहुत शरीफ है, दे आर रेगुलेटेड, ठीक है। उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होल्ड करते, किसी एक में या दो में लॉन्ग शॉर्ट नहीं जाते। पर हेज फंड्स बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, वो लोग उल्टा पुल्टा जहां मौका मिला वहां पे चौका मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट रिस्क लेवल्स इतना हाई होता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए हेज फंड इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपने सुना होगा ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो सारा का सारा म्यूचुअल फंड चैप्टर्स में है। अभी आपने सुना होगा रीट्स, इनविट्स, नितिन गडकरी जी कितना ज्यादा इनविट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो रीट्स हो गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, किसी को रियल एस्टेट पे एक्सपोजर लेना है तो प्रॉपर्टी थोड़ी बाई कर लेगा करोड़ों का, ठीक है ना। तो इन दैट केस रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स है कॉल्ड रीट्स। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बड़ा
माने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, नितिन गडकरी जी जो कर रहे हैं, तो टोल टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है, वो सारा का सारा मॉडल इनविट्स मॉडल है, ओके। तो रीट्स हो गया रियल एस्टेट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया इनविट्स, वो सारा का सारा करिकुलम में होगा, ठीक है। तो मैंने साइड में आई एम ट्राइंग टू से रीट्स, इनविट्स, उसके बाद आपका क्या बोला मैंने, ईटीएफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैसिव फंड, एक्टिव फंड, कोई लिमिट नहीं है, हेज फंड, ये सारा का सारा जो है विल बी कवर्ड ओवर हियर, ठीक है, यहां पे कवर्ड हो जाएगा। और इक्विटी के साथ मैंने एक चैप्टर बोला था मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत काम आता है। आप में से कई जन का मन होगा टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, टू वर्क एट जेपी मॉर्गन एंड क्रैक डील्स, कि क्लाइंट को अक्वायर करना है एक कंपनी, अपने खोजेंगे उस कंपनी को, वैल्यू करेंगे, डील करेंगे दोनों के बीच में, देयर इज अ ग्रेट कॉम्पेंसेशन इन्वॉल्व, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी बिग सेक्टर, थोड़ा सा स्केल डाउन हुआ है अभी, ठीक है, बट देन अभी भी उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में वो डील मेकिंग एंड ऑल दैट होता है। ऑफ कोर्स एसएफएम में लीगल पार्ट नहीं है, टैक्सेशन पार्ट नहीं है, वैल्यूएशन पार्ट है, ठीक है, और फाइनेंशियल वैल्यूएशन है कि क्या शेयर होल्डर्स के लिए मर्जर वायबल है क्या या वायबल नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर्स हुए, मैंने फॉरेक्स बता दिया, डेरिवेटिव, बॉन्ड, इक्विटी, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और कौन सा मिस हो गया मेरे से, या एक चीज बता दूं, जो थियरी वाला पोर्शन है अपने सिलेबस में, वो एग्जिस्टिंग सिलेबस में अलग है और प्रपोज्ड न्यू सिलेबस में अलग होगा। थियरी वाला पोर्शन एग्जिस्टिंग सिलेबस में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन, आपके सीए इंटर में भी था, और एग्जिस्टिंग सिलेबस में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड स्टार्टअप वगैरह, मेरे ख्याल से वो न्यू सिलेबस में भी होगा। तो थियरी वाला पार्ट मैंने यहां लिखा नहीं है, मैंने यहां वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का बात की है। आप ये समझ के चलो कि सीए फाइनल एसएफएम पेपर प्रैक्टिकल के बेसिस पे होता है, आपका कम से कम 80-85% प्रैक्टिकल आएगा, यानी जोर मार के हो सकता है 15 नंबर का थियरी आए, बट देन न्यू सिलेबस में कैसा आएगा वो पता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है उस पर करीब 15-20 नंबर का थियरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी पास आप उसके बेसिस पे नहीं होंगे, आपका पास या सॉलिड मार्क्स प्रैक्टिकल के बेसिस पे आएगा। जो थियरी आता है वो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थियरी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ 100% प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अभी तक जो हमने किया उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आई। अदानी का और भी इश्यूज था, जैसे अदानी का मैंने दिखाया नहीं रिपोर्ट, अदानी में लेवरेज बहुत ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो एस्ट्रोनॉमिकल है अदानी में, ठीक है। आप तो लीगल करते हैं ना, बताइएगा तो प्लीज, कोई भी लिस्टेड कंपनी के लिए प्रमोटर्स होल्डिंग मैक्सिमम कितना अलाउड है? कोई भी लिस्टेड कंपनी में सेबी के अनुसार व्हाट इज द प्रमोटर होल्डिंग अलाउड? यस, सो पवन, प्रकुल, अमन सबने जवाब दिया सर 75%। बाकी का जो है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट कम से कम 25% होना चाहिए, फ्री फ्लोट कम से कम 25% होना चाहिए। ये मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है ना। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड दैट किस तरह का पता नहीं प्रॉब्लम है अदानीज में, कि उनकी बहुत सारी कंपनीज में जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज अराउंड 74.97%। मजाक हो रखा है, 74.97 माने 75 का कट ऑफ दिया तो बच्चे की जान लगे 74.97 तक पहुंचा दिए, जिससे कि डिलिस्ट नहीं हो। उसके अलावा तुम समझ सकते हो कि कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और 74.97% तक पहुंच गया, तो वो बंदा एक्चुअली छुप छुप के 85-90 तक पहुंच गया होगा। छुप छुप के, छुप छुप के मतलब क्या हुआ? छुप छुप के मतलब ये हुआ कि अडानीज ने बहुत सारे ऑफशोर शेल कंपनीज बना रखी है, ठीक है। शेल कंपनीज माने बोगस कंपनीज, यू नो इट बेटर, ठीक है। तो मॉरिशस में, साइप्रस में, यूएई में लिस्टेड शेल कंपनीज है जिनमें कोई एम्प्लॉइज नहीं है, जिनका कोई आइडेंटिफाइड एड्रेस नहीं है, जिनका कोई वेबसाइट नहीं है, जिनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, जो कंपनीज का कोई ट्रांजैक्शन किसी और से होता ही नहीं है। अदानी कंपनी से ही ट्रांजैक्शन होता है, उसी से एक्सपोर्ट, उसी से इंपोर्ट एंड इन्फ्लेट कर देते हैं ये कंपनीज का अर्निंग्स। तो अपने पी रेशियो जो 831 बोल रहे थे, वो तो अर्निंग्स दिखा के ना, अर्निंग्स भी अगर बोगस है तो क्या पता पी रेशियो चल रहा है 1600 या 2000 टाइम्स। तो वो जो शेल कंपनीज है, वो जो शेल कंपनीज है वो तो अदानीज की है। अगर उनका होल्डिंग भी लेंगे तो 75% ब्रीच हो चुका।
75% ब्रीच हो चुका और ये कंप्लेन सेबी के पास जा चुका और सेबी ने कुछ नहीं किया। सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग, सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग। और ये बोलने से अगर मोदी जी पे डाउट आता है, अगर मोदी जी पे डाउट आता है, जो कि होगा, जायज है, तो बता दे कि 2001-2 में कौन सा बड़ा स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट में? 2001-2 में कौन सा बड़ा स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट में? बिकॉज मोदी जी का बात यहां पे आया ना, तो लेट अस क्लियर द एयर। 2001-2 में केतन पारेख, तो जो मूवी आया था वो तो हर्षद मेहता स्कैम था 1992 का। उसके 10 साल बाद केतन पारेख स्कैम हुआ था 2001-2 में, वो .com बबल के बाद केतन पारेख स्कैम, ठीक है। तो केतन पारेख स्कैम में अदानी एंटरप्राइजेस वाला स्टॉक जो था ना, उस समय भी लिस्टेड था और अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक में जोर का रिगिंग हुआ था, ठीक है। और उसमें ओके, आई थिंक अब ऑडियो आ रहा है, आई थिंक अब ऑडियो आ रहा होगा। इज द ऑडियो नाउ कमिंग? परफेक्ट, ठीक है, नो इश्यूज। तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, सुनिएगा प्लीज, कुछ मिस नहीं हुआ है, जस्ट लिसन। तो आई वाज सेइंग 2001 में केतन पारेख के स्कैम के टाइम पे, 2001 में केतन पारेख के स्कैम के टाइम पे अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड लिस्टेड था, उसमें अदानी का भी नाम आया था और वो केस चला और 2007 में ही वाज फाउंड कन्विक्टेड एंड डीबार्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स। बट देन लेटर ऑन अंदर ही अंदर वो जो डी बार था, प्रोहिबिशन, उसको हटा दिया गया, कुछ फाइन चार्ज किया एंड ही वाज अलाउड इन द कैपिटल मार्केट। समझ गए? तो उस समय तो मोदी नहीं था ना 2007 में, दैट वाज नॉट मोदी का एरा, ठीक है। तो इसलिए सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, जो देश के लिए भला करे या बुरा काम करे, ओके, दैट इज गुड। सो आई विल नॉट गो इनटू पॉलिटिकल डिबेट रिगार्डिंग व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू, ठीक है। व्हाट आई बिलीव इज दैट होता है, ठीक है, इट्स एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ पैकेज, द प्लसेस एंड द माइनसेस, नोबडी इज प्योर, कोई इंसान प्योर नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्योर नहीं है, ठीक है। There are pluses and minuses. It's a question of plus ज्यादा किसमें है, माइनस कमती किसमें है. If you are a practical person, you will take it that way. And if you are a very, very क्या बोलते हैं utopian person, in that case you will keep on criticizing. So there is a government का role, there is no doubt about it. So अदानी के भाइयों ने, ठीक है, जीजो ने, ठीक है, अदानी के फैमिली ने अकेला होल्ड किया अदानी काउंटर्स को और बहुत मैनिपुलेशन किया है, वॉल्यूम्स को क्रिएट किया, आर्टिफिशियल ट्रेडिंग किया है, जिसको बोलते हैं वॉश ट्रेड। दे हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वाला पार्ट अपने एसएफएम करिकुलम में है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स वगैरह भी है, यू डोंट हैव टू वरी, वो भी सिक्योरिटी एनालिसिस के पार्ट में आता है। वी विल टच अपॉन दैट ऑल्सो। टच अपॉन मैंने इसलिए बोला बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड नहीं है, ओके। ट्रेडिंग वाला पार्ट अपने करिकुलम में कमती दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा अदानी का लेवरेज बचा है, ठीक है, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनीज इज टू हाई। तो इफ यू लुक एट द रिपोर्ट जिसके बारे में अपने बातचीत कर रहे थे, अगर थोड़ा दिखेंगे, बिकॉज सम पीपल में बी इंटरेस्टेड। पहले तो ये वाला पार्ट यू लुक, नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये लुक एट द डेट एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इनका जो डेट टू एबिटा रेशियो है इंडस्ट्री के मुकाबले, देख लीजिए, थोड़ा सा फोकस आ जाएगा। 12.1 कंपेयर टू 6.3, ठीक है, 6.4 कंपेयर टू 2.9, 4.1 कंपेयर टू 1.3। प्लस ये जो डेट दिख रहा है कंपनी करंट रेशियो, लिक्विडिटी वाइज सीए इंटर में सबने पढ़ा है, लुक एट द करंट रेशियो। तो इनका करंट एसेट्स उतना भी नहीं है जिससे करंट लायबिलिटी लौटाया जा सके। करंट रेशियो 0.5, सीए लेस देन सीएल, ओके। और फ्री कैश फ्लो यानी कैश जनरेटेड आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो ये रेड फ्लैग्स है,
वी विल स्टडी ऑल दिस, ओके, ये अपने सारा स्टडी करेंगे। उसके अलावा इफ यू लुक एट, नहीं ये तो हो गया, ये जो अपने बोल रहे थे, इन्होंने शेयर्स प्लेज कर करके लोन लिए है, अपना ही शेयर्स को पहले बढ़ा के उसको जमा किया, जमा करके पैसा उठाया, तो शेयर्स प्लेज कर करके पैसा उठाया है। अदानी ग्रीन का 4.36% शेयर्स प्लेज्ड है, अदानी पावर का 25% शेयर्स प्लेज्ड है, ठीक है, 17.31% अदानी पोर्ट्स का, तो बहुत ज्यादा पैसा उठा रखा है। तो अपार्ट फ्रॉम कंपनी के बुक्स में जो डेट है, जो प्रोमोटर ग्रुप है उसका भी बहुत ज्यादा डेट है, ओके, देयर इज टू मच डेट। उसके बाद इफ यू ऑल्सो लुक एट वन थिंग, जो अपने शेल कंपनीज का बात कर रहे थे, ये राजेश अदानी वगैरह उनके भाइयों का बात हो रहा है, आई डोंट नो वो वाला टेबल कहां चला गया जहां पे दिया हुआ इन्होंने क्लियर कट सेबी गाइडलाइंस को वायलेट किए है। मॉरिशियस ये सब बता रहे हैं, ठीक है, आई वोंट गो, अगर मेरे को दिख गया 2 मिनट में तो मैं दिखाऊंगा, वरना आई विल मूव अहेड, मेरे को कुछ दिखाना था। वेट अ मिनट, केवल एक चीज शो करना था मेरे को, नहीं, लेट इट बी, तो वो आ रहा नहीं है, बिकॉज ऑफ विच आई विल गो बैक टू दिस। तो अदानी ने सेबी गाइडलाइंस को वायलेट किया बिकॉज उनका खुद का होल्डिंग प्लस वो लोग जो शेल कंपनीज के थ्रू होल्ड कर रहे हैं वो करीब 85-90% है, तो सेबी गाइडलाइंस का वायलेटेड, लेवरेज इज वेरी हाई, ठीक है, उन्होंने प्लेज करके शेयर्स पे पैसा उठाया। उसके क्या होता है पता ही है, जब शेयर प्राइस गिर रहा है तो वो जो कोलैटरल है वो इनसफिशिएंट है, तो बैंक्स लोग एडिशनल मार्जिन मांगेंगे, नहीं दे पाया तो बेच देंगे, तो दिस प्रेशर विल कंटिन्यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग माई व्यू कि क्या होगा, मेरा व्यू जो कि रॉन्ग हो सकता है, मेरे ख्याल से क्या होगा, जस्ट लिसन टू द स्टोरी। सो आई एम मिस्टर मोदी एंड गवर्नमेंट, अदानी इज ए, राहुल, ममता, Kejriwal, they are also there. There's a lot of pressure on the government कि जेपीसी इंक्वायरी हो वगैरह वगैरह। अब मोदी जी अदानी को बोलते हैं कि भाई देख, कांड तो तुमने कर दिया, तो इसलिए सहना तो पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो अदानी क्या पता कुछ डिस्क्लोज कर दे रिगार्डिंग सम ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, तो इन दैट केस बोला क्या जाएगा कि अदानी तेरे को बहुत ज्यादा हम लोग कॉर्नर करने वाले हैं, बट लास्ट में जाके बचा लेंगे। तेरे को बहुत ज्यादा कॉर्नर करने वाले हैं पर लास्ट में जाके बचा लेंगे। तो जो बहुत ज्यादा कॉर्नर करेंगे इससे ये लोग सेटिस्फाइड, ये ममता फमता, ठीक है, पब्लिक सेटिस्फाइड कि एक्शन ले लिया, और अदानी का तहस नहस होगा, अदानी चुप रहेगा, सहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। 2024 आया, मोदी जी जीत जाएंगे। जीतने के बाद इस पूरे दौरान 23 से 24-25 तक ये जो ममता है, जो केजरीवाल है, जो राहुल गांधी है, इन सब का जो लूप होल्स है ना, वो बढ़िया से इकट्ठा कर लेंगे। फिर इनको दिखाया जाएगा कि देखिए आपका भी है, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देके छोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि वो बर्बाद तो होगा बट कम से कम जी पाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी नॉन फाइनेंशियल थिंग विच आई हैव सेड, बट आई हैव सेड दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक हैपेंस एंड वुड हैपन, ठीक है। अदानी स्टॉक वगैरह कोई दिन रिकवर कर जाए 60% वगैरह, दैट्स अ स्टुपिडिटी, कोई इसलिए बाई कर ले तो मेरे ख्याल से वो सब चीज में जाना नहीं चाहिए। मार्केट्स पूरे साल 2023 में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है, मे बी कुछ माइनस प्लस, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज आर स्ट्रांग। लोग अभी भी एसआईपी में 12,000-15,000 करोड़ पर मंथ दे रहे हैं, तो वो पैसा जो घुस रहा है मार्केट में वो तो पंप अप कर रहे हैं ना, बट बहुत नेगेटिव मार्केट में है। तो इस साल आई डोंट सी ओवरऑल मार्केट वाइज बहुत ग्रैंड हैपनिंग। लॉट ऑफ पेन्स दैट एसबीआई एंड पीएनबी एंड ऑल दी अदर पीएसयू बैंक्स एंड एलआईसी हैव गॉट टू सफर एज अ रिजल्ट ऑफ अदानी का जो प्रॉब्लम होगा, अभी दिख रहा है ये ऑलरेडी। एक सप्ताह 26 तारीख से वो लोग का स्टॉक गिर रहा है और गिरेगा। खैर एनीवेज, अपने यहाँ पे स्टॉक मार्केट का डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं, एंड आई विल रेजिस्ट फ्रॉम द सेम। जस्ट बिकॉज अदानी का बात हो रहा था तो आई डिस्कस्ड अपॉन द सेम, तो मेरे को माफ कीजिएगा, आप अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सोचिएगा, ठीक है ना। ओके,
नाउ कुछ काम की बातें करते हैं। आई थिंक अपने 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैंने सिलेबस बता दिया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड द सिलेबस टू यू, ठीक है ना। एंड देयर आर अदर थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू, ठीक है प्लीज। व्हाट आर द अदर थिंग्स, लेट मी जस्ट शो यू 1 सेकेंड। तो ये क्लास का स्केड्यूल है, स्क्रीन फ्री प्लीज। ये क्लास का स्केड्यूल है, ठीक है। तो ये क्लास का जो स्केड्यूल है ये आपके साथ ड्राइव में शेयर हो रहा है। ड्राइव में एक गूगल ड्राइव है, उसमें आपके साथ ये क्लास का स्केड्यूल शेयर होगा। दिस इज द नेचर ऑफ एक्सेल शीट। तो उस पर फॉरेक्स की क्लास पहले स्टार्ट होगी, फिर पोर्टफोलियो की, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा सब क्लासेस में, हैव अ लुक क्लियरली, जैसे यहां पे फॉरेक्स 1 CW, एक मिनट, यहां तो आएगा नहीं, फॉरेक्स 1 CW, फॉरेक्स 1 HW, फॉरेक्स 2 CW, फॉरेक्स 2 HW। यानी कि जब मैं एक क्लास लूंगा, क्लास वर्क, तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा। तो सपोज एक क्लास हुई अपनी, मैंने उसमें कॉन्सेप्ट कराया, क्वेश्चंस करवाए बढ़िया से, और मैं उसमें 2-3 सम्स होमवर्क दिया। वो 2-3 सम्स जो होमवर्क दिया, वो 2-3 सम का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, ठीक है ना। आपको अपने आप सॉल्व करना है। अगर आप अटकते हैं तो आपके पास मेरा सॉल्यूशन समझाया हुआ भी रहेगा, बट दैट इज ऑप्शनल। आई थिंक उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज होमवर्क तो वही देंगे ना जो क्लास पे करा चुके हैं, वैसा ही देंगे, तो आपसे हो जाना चाहिए। अगर आप अटकते हो तो आपको सॉल्यूशन रेफर करना है, या तो जो इंस्टीट्यूट का है, और या फिर आपको मेरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो क्लास वर्क में अपने सम्स करेंगे भर भर के, होमवर्क में आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप अटकते हैं तो सॉल्यूशन देखना है, अगर फिर भी अटकते हैं तो मेरा वीडियो देखना है। तो क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क, इस तरह से हर क्लास चलेगी, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कोई होमवर्क नहीं करता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप गाड़ी में बैठे, मैं समझा रहा हूं ऐसे गाड़ी ड्राइव करनी है, आप बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ रहा है, बट आपने कभी स्टीयरिंग पे बैठा ही नहीं, तो आप अल्टीमेटली जब आपका बारी आएगा एग्जाम में गाड़ी चलाने का, यू वोंट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार, आई गारंटी यू। आपका दिमाग चलेगा तो जाके यू विल बी एबल टू। मेरा दिमाग पे आप समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड बट यू विल फॉरगेट, ठीक है ना। तो यू हैव टू डू द होमवर्क। तो क्लास वर्क होमवर्क का एक डिसिप्लिन चलेगा, ठीक है। तो ये गूगल शीट रहेगी यहाँ पे, गूगल शीट, क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस हो सकता है। सपोज मैंने जैसे लिखा है 13 क्लास फॉर 39 आवर्स, क्या पता अपना 15 क्लासेस हो, क्या पता 12 क्लासेस हो, ठीक है। तो ज्यादा कमती हो सकता है, तो ये गूगल शीट चेंज होता रहेगा। दिस इज द क्लास शेड्यूल। अब आई एम कमिंग बैक टू अनदर बुकमार्क। दिस इज द क्लास का कोडिंग शीट। जो यूलन ऐप है, वो यूलन ऐप पे क्लासेस आपको इस तरह से दिखेगी। तो सबसे पहले है अपना ओरिएंटेशन क्लासेस, जैसे आज हुआ ऑन बोर्डिंग सेशन हेलीकॉप्टर व्यू, ये 0.1 था। 0 माने बेसिक क्लासेस, ओके। तो ये 0 था, इसमें 0.1 था ऑन बोर्डिंग सेशन, जिसमें मैंने सिलेबस बताया और मैं और चीजें बता रहा हूं। अब 0.2 से लेके 0.9 तक आपको दिख रहा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। 0.2 से 0.9 तक आपको दिख रहा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 1 पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 1 पार्ट 2, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 2 पार्ट 1। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ओके, स्क्रीन 1 प्लीज। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, उसके अलावा थोड़ा स्टेटिस्टिक्स, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीए फाउंडेशन में किए थे। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी सुना होगा, वो अम्ब्रेला, घंटी, उन सब का आइडिया है। क्योंकि ये एसएफएम है, ये कॉस्टिंग या अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मैथ्स नहीं है, यू डोंट हैव एनी tan थीटा कॉस थीटा dy by dx, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर इसमें जरा सा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, और जो कि टेबल टाइप का नहीं है, जिसमें थोड़ा सा स्टैट्स होगा। तो क्या पता किसको कितना स्टैट्स याद है, फाउंडेशन का, इंटर का, टाइम वैल्यू मनी कितना याद है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास एकदम नेसेसरी है। अगर कोई बोलता है साहब मैंने सीए इंटर में एफएम ठीक से नहीं किया था, तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई बोलता है मैंने एफएम बढ़िया से किया था, तो भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास को मैं नॉर्मल क्लासेस में नहीं गिन रहा हूं, ठीक है ना।
नॉर्मल क्लास में नहीं गिन रहा हूं, कोई महान है, चैंपियन है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास छोड़ सकता है, ठीक है। ओके, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो टोटल में 4 क्लास है, 1 2 3 4, पार्ट 1 पार्ट 2 तो बिकॉज क्लास तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ठीक से सुनिएगा, स्क्रीन 1 रहेगा, स्क्रीन 1। आपको डाउट्स पूछना है, आपको डाउट्स हो रहे हैं, आपको डाउट्स पूछना है अपना हर चैप्टर के बाद, इनफैक्ट हर चैप्टर में पार्ट से दिखाए तो आई एम जस्ट, नहीं यहां नहीं दिखेगा, पार्ट्स कहां दिखेगा, आई डोंट हैव द इंडेक्स। फॉरेक्स के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है फॉरेक्स के अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6। तो हर पार्ट के बाद एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट कहां होगा, क्यू फोरम पे। हर पार्ट के बाद एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा क्यू फोरम पे, सब जन वो टेस्ट देंगे और सबको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा कंपेयर टू अदर्स। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन राइट हुआ, बाकी लोग का क्वेश्चन वो रॉन्ग हुआ क्या, तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है। जो नहीं देगा वो खुद सल्टेगा, बिकॉज ये कोई करेक्शन तो हो रहा नहीं है, बट देंगे तो जाके आपको पता चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग, ठीक है ना। तो क्यू फोरम पे मॉक टेस्ट होगा हर पार्ट का, हर चैप्टर का नहीं बोला मैंने, चैप्टर में 6 पार्ट है, 6 पार्ट का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है क्यू फोरम पे। उसके अलावा जब फॉरेक्स कंप्लीट हो गया तो फॉरेक्स का टेस्ट होगा, जब एसएफएम कंप्लीट हो गया तो एसएफएम का टेस्ट होता रहेगा। तो क्यू फोरम पे एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। क्यू फोरम पे एक मॉक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मॉक पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैं दिखा देता हूं, लेट मी जस्ट शो यू, सॉरी। तो मैं क्यू फोरम दिखा देता हूं बिकॉज जिससे समझ में आ जाए। Okay, so this is the Q forum का प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू लुक एट इट क्लोजली, इस Q forum के प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, ऊपर में मॉक टेस्ट दिया हुआ है, एक डाउट सॉल्विंग फोरम है, एक डिस्कशन फोरम है जो बस अभी अभी 2 दिन पहले बना है, ओके, डिस्कशन फोरम, और एक ब्लॉग्स है, ठीक है। अगर आपको कुछ आर्टिकल पढ़ना है मेरा लिखा हुआ वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं, सबका इंटरेस्ट का बात है, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ओके, जिसको इंटरेस्ट होता है वो पढ़ सकता है। तो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म किस काम में आएगा समझ गए। मैं मॉक टेस्ट लेता रहूंगा, पार्ट्स का, टॉपिक का, पूरे का, आपको देना चाहिए अगर आप सीरियस हो रिगार्डिंग स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स। रिमेंबर जब सीए इंटर का रिजल्ट निकला था, सीए इंटर का रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर, एक बार भगवान को बोले भगवान प्लीज पास करा दे, भगवान प्लीज पास करा दे, तब देखना फाइनल कैसे करूंगा, तब देखना। रिमेंबर दैट, भगवान वो सुन रहे। तो इन दैट केस अगर सॉलिड मार्क्स लाना है, यू गॉट टू टेक द मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग में आप डाउट्स पूछिए, दूसरे के डाउट्स को रिप्लाई कीजिए। डिस्कशन फोरम ये नया बना है, डिस्कशन फोरम। ये डिस्कशन फोरम क्यों बना है, बिकॉज स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं कि सर हम लोग केवल हर समय पढ़ाई की बात थोड़ी करेंगे, हम लोग पढ़ाई के अलावा और भी तो बात कर सकते हैं ना, जनरल बात, ठीक है। या मेरे को बताना है मेरा क्या कंप्लीट हो गया, मेरे को कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को फ्रेंड से फ्रेंड वाइज बात करनी है। तो इन दैट केस डिस्कशन फोरम में आप पढ़ाई के अलावा जनरल बात कर सकते हैं, मेंटेनिंग द डिग्निटी, मेंटेनिंग द ग्रेस एंड नॉट डूइंग एनी डर्टीनेस ओवर देयर। डर्टीनेस करते ही आउट। वो डिस्कशन फोरम में 2 तरह का ग्रुप दिखेगा, एक एसएफएम का ग्रुप जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पुराना स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, लाइव स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट जो मेरे से नहीं पढ़ा है, और एक है प्राइवेट ग्रुप, एसएफएम का लाइव बैच का ग्रुप। वो प्राइवेट ग्रुप है, वो केवल आप लोग का है, जिसमें ये जो लाइव बैच के स्टूडेंट है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अपने लाइव बैच के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सर आज कैसे पढ़ा है, तुम क्या कर रहे हैं यार, मेरा तो टैक्स छुटा हुआ है, मेरा तो ये छुटा, वो जो तो वो करना है करो उसके अंदर, प्राइवेट ग्रुप में। और पब्लिक ग्रुप वो हो गया जिसमें पुराने स्टूडेंट्स भी है, बात करेंगे वो लोग, अलग अलग टर्म का है वो, मई का, नवंबर का, मई 2024 का वगैरह। तो पब्लिक ग्रुप भी है, प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप केवल अपना है, केवल अपना, ठीक है ना। तो आपको जिसपे जो करना है डिस्कशन फोरम। तो ये डिस्कशन फोरम वगैरह कैसे यूज करना है, ये डिस्कशन फोरम वगैरह कैसे यूज करना है, सॉरी, ये डिस्कशन फोरम वगैरह कैसे यूज करना है, इसका अलग से आपको एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो शेयर हो जाएगा। तो मैं कोडिंग शीट दिखा रहा था, तो कोडिंग शीट में अभी ऑन बोर्डिंग सेशन चल रहा है अपना, ये हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का 4 क्लासेस है। उसके बाद क्यू फोरम का डाउट फोरम कैसे यूज करें, किसी को यूज नहीं करना आ रहा है तो 5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। क्यू फोरम का मॉक कैसे देते हैं उसका 5 मिनट का वीडियो है। डिस्कशन ओरिएंटेशन का 5 मिनट का वीडियो है, बिकॉज somebody will say that सर मेरे को आ रहा नहीं है यूज करना, दैट वे। कैलकुलेटर जाहिर है, मैंने बोला पूरा प्रैक्टिकल पेपर है,
तो कैलकुलेटर बहुत जोर से काम आने वाला है। तो कैलकुलेटर में लॉग कैसे निकालते हैं, सीए फाउंडेशन में किया होगा। कैलकुलेटर में e टू द पावर 0.12 कैसे निकालते हैं, किया होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर वो तो सब सी इंटर में सभी जन ने किया है। ये सारा फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लोग को कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसका वीडियो डाल देंगे उसके अंदर, जिससे भाई देख लो और क्लियर हो जाओ कैलकुलेटर के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज की एरियाज में मैंने क्या क्या डाला है देख लीजिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं सीए के बाद, तो क्या सीए ट्रेडर बन सकता है, उसमें क्या करियर बन सकता है। सम पीपल आर इंटरेस्टेड, तो एक वीडियो रहेगा, आपका मन हो देखिएगा, आपका मन हो मत देखिएगा। अगर आपको फंड मैनेजर बनना है, यू वांट टू बिकम अ फंड मैनेजर, तो एक सीए फंड मैनेजर बनता है क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो आपको ट्रेजरी में जाना है, तो आपको डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, अभी तो सारा बात चैट जीपीटी का ही चल रहा है, तो सीए वाले बहुत बढ़िया करते हैं। अगर वो लोग टेक्नोलॉजी के एरिया में जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स, यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो डेटा एनालिटिक्स में सीए का क्या स्कोप है, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी स्टार्टअप में क्या स्कोप है, तो ये सारे एरियाज में सीए का इमेंस स्कोप है। हमारे पास लगातार डाउट्स आता रहता है, हम यहीं पे डाल देंगे 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का वीडियो, आपको पता चल जाएगा बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड है। देन यू डू एज यू प्लीज, ठीक है ना। वैसे ही सम पीपल आर ऑलवेज आस्किंग अबाउट सीएफए अलॉन्ग विद सीए, ग्रेट कॉम्बिनेशन, उसका एक वीडियो रहेगा, एफआरएफ अलॉन्ग विद सीए। सर आप तो अपना कोर्सेज बेच रहे हो, एकदम भी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई कोर्स नहीं मेरे पास, ट्रेजरी का कोई कोर्स नहीं है, वेंचर कैपिटल का कोई कोर्स नहीं है, रिसर्च का भी अभी कोई कोर्स नहीं है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज यू कीप ऑन आस्किंग, इट्स बेटर दैट आपको लगे सुनना है तो आप जाके वहां सुन सकते हो, शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में दिया रहेगा। नहीं सुनना है तो स्किप, यानी कि ये पूरा पोर्शन स्किप कर सकते हैं। कहां से, 0.14 से 0.23 तक यू में स्किप, ठीक है ना। उसके पहले वाला जो पोर्शन है मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, काम का है आपके एग्जामिनेशन सक्सेस के लिए। ओके, वंस वी कंप्लीट दैट तब चालू होगा फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स के बाद पोर्टफोलियो, तो उसका सबका कोडिंग किया हुआ क्लास का, ठीक है, कोडिंग किया हुआ क्लास का। तो दिस इज द वे इन विच इट विल गो, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, और कुछ बचा क्या, लेट मी जस्ट हैव दैट। क्लास शेड्यूल दिया मैंने, गूगल ड्राइव, एक ड्राइव क्रिएट किया जिसपे सारा चीज रहेगा आपके लिए। नहीं, परफेक्ट है। एक दो चीज और बतानी है तो बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड। एवरी क्लास, हर क्लास में देयर विल बी सम बोर्ड वर्क, कुछ बोर्ड वर्क होगा, मैंने बोर्ड में जो भी किया तो वो बोर्ड वर्क आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। देयर विल बी सम लेक्चर नोट्स, यानी कि बोर्ड वर्क तो बहुत ज्यादा रफ है ना, प्रॉपरली लिखा हुआ लेक्चर नोट्स रहेगा, एकदम क्रिस्प, छोटा सा कि मैंने क्लास में क्या करवाया है, ठीक है। बिकॉज बहुत जन लिख नहीं पाते तो लेक्चर नोट्स देख सकते हैं। तो बोर्ड वर्क रहेगा, लेक्चर नोट्स रहेगा हर क्लास में, ये दोनों चीज रहने वाला है हर क्लास में। ये सारा ड्राइव पे डाल देंगे। उसके अलावा बोलना भूल गया, जो अपना डिस्कशन फोरम था ना, वो डिस्कशन फोरम भी एक रिसोर्सेज है, उस पर एक रिसोर्सेज का टैब है, रिसोर्सेज के अंदर भी डाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि रिसोर्सेज के अंदर भी डाल देंगे, ड्राइव के अंदर भी शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल अलग से बन जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट है तो 200 का अलग चैनल बनेगा, तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, डिस्कशन फोरम के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर डाल देंगे और ड्राइव के अंदर भी डाल देंगे। हर क्लास का बोर्ड वर्क, हर क्लास का लेक्चर नोट्स डला हुआ रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क का सॉल्यूशन डला हुआ रहेगा, क्लास वर्क का सॉल्यूशन डला हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको सब चीज इकट्ठे मिल जाएगी, कहीं बिखरी हुई नहीं रहेगी, किसी को कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी देयर एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है ना। ओके, और क्या बताना था, मैं कुछ भूल रहा हूं क्या, आप लोग पूछिए, लेट मी से। ओके, ठीक है। तो इन दैट केस आज 4 जनवरी है, टुडे इज द 4 जन। अपना बैच स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट 6 जन से था, बुक्स इन प्रोसेस है, बुक्स इन प्रोसेस बनी नहीं है। आई वांट टू स्टार्ट विद द बुक्स, प्लस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लासेस करना जरूरी है पहले, तो बेसिक कॉन्सेप्ट करे बिना फॉरेक्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट वीक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लासेस कर लेना है, ठीक है।
अपने फॉरेक्स का फर्स्ट क्लास चालू करेंगे फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी, 6 + 7 13, यानी कि मंडे 13th जनवरी अपने स्टार्ट करेंगे मंडे 13th जनवरी। और इस वीक आपके यूलन ऐप पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लासेस, क्यू फोरम वगैरह सब अपलोड हो जाएगा। आपको अकॉर्डिंगली वो देख लेना है बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लासेस। बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना स्ट्रगल करोगे, और जब बोलोगे ना सर फॉरेक्स में ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट आपने किया नहीं है। प्लीज करना जरूरी है। क्लास फॉरेक्स की कब से स्टार्ट होगी? 13th जनवरी। 13th जनवरी बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास जो है वो प्री लोडेड है, वो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, वो प्री लोडेड है। फॉरेक्स से लाइव क्लास होगी कब से? 13th जनवरी से, करेक्ट? हाँ ठीक है। और क्या बताना था? क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? क्लास जो है अपनी चलेगी 7 PM टू 9 PM, ये अप्रॉक्स टाइमिंग्स है। कभी कभी 9 PM के बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, कभी कभी 8:45 पे भी खत्म हो सकती है। वो डिपेंड करता है कहां पे अपना एग्जॉशन लेवल हो गया और क्या टारगेट कंप्लीट करना है। तो क्लास का ड्यूरेशन रफली 2 आवर्स है क्लास का, और रफली 1 आवर का आपका होमवर्क वाला वीडियो है जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, बिकॉज होमवर्क क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहिए। मैं तो होमवर्क वही दूंगा ना जो होमवर्क आपको क्लास में करा दिया है, वही वाला दूंगा। तो आपको होमवर्क के वीडियो का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इनकेस पढ़ा तो करीब 1 घंटे का होमवर्क का वीडियो होगा, ओके, जो क्वेश्चंस दूंगा मैं वो, ठीक है। तो क्लास वर्क सेक्शन, होमवर्क सेक्शन, मेरे ख्याल से प्रेशर कमती है बिकॉज केवल 2 घंटे का क्लास करना है, 3 घंटे का नहीं करना है। हाँ, जिसको होमवर्क का फालतू का वीडियो सुनना है उसके लिए, बेचारे के लिए 3 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है ना। और क्या बताना था? और क्या बताना था? कितना क्लास होगा वो मैंने क्लास शेड्यूल पे डाल दी है। मैंने वो क्लास शेड्यूल पे डाल दिया है। यू वांट मी टू शो अगेन? आप चाहते हैं मैं वापस से दिखाऊं? क्लास शेड्यूल जो है ना उस पे मैंने डाल दिया है, अभी आपसे पूरा शेयर हो जाएगा। ये रहा क्लास शेड्यूल, देख लीजिए प्लीज। तो एक क्लास शेड्यूल जो है ये बनाया हुआ है, सॉरी, गोल्ड का अलग, प्लैटिनम का अलग, प्लैटिनम प्लस का अलग। कहां गया? ठीक है, जैसे ये प्लैटिनम का है, कैन यू जस्ट रोल इट डाउन? वेर इट एंड्स, ऊपर जाओ, या शो द टोटल, शो द टोटल नीचे, या तो जो प्लैटिनम पैकेज है उसमें 75 क्लासेस है 225 घंटे की, 75 क्लासेस 225 घंटे की, ठीक है, 75 क्लासेस 225 घंटे की करीब। और अलग से 50 घंटे का रिवीजन क्लासेस होगा, 50 घंटे का रिवीजन क्लासेस। रिवीजन मतलब हर चैप्टर फॉरेक्स का रिवीजन, पोर्टफोलियो का रिवीजन वगैरह वगैरह। जो गोल्ड है उस पर केवल होगा 75 क्लासेस 225 घंटे का, ठीक है। तो और जो प्लैटिनम प्लस है, जो प्लैटिनम प्लस है, नीचे दिखाना टोटल, प्लैटिनम प्लस में टोटल जरा सा नीचे, हाँ, अलग से करीब 5 आवर्स का ऑडियो समरी होगा, 5 आवर्स का ऑडियो समरी। यानी कि मैं जैसे अभी जो क्लास लिया ना, तो अपनी क्लास कितने देर की होगी? 1 घंटा 28 मिनट 30 मिनट, 1.5 घंटे की क्लास हो गई। उस क्लास का 5-7 मिनट का ऑडियो समरी होगा कि मैंने क्लास पे क्या करवाया, उसका 5-7 मिनट्स का क्लास का समरी होगा। वो ऑडियो समरी अलग से टोटल मिला के 5 घंटे का होगा इन द प्लैटिनम प्लस पैकेज। तो कितना आवर से सब आपसे शेयर होगा, ये ड्राइव में रहेगा, ड्राइव आपसे शेयर होने वाला है, इट्स अ गूगल शीट, ठीक है ना। तो डोंट हैव टू, सबका कमेंट विजिबल है बट आई डू नॉट सी द कमेंट। 1-2 चीज और बोलना था, मैं भूल गया, जस्ट 1 सेकेंड, क्लोज इट ना प्लीज, 1 मिनट। Just 1 second. एक होता है कॉन्सेप्ट्स
दूसरा होता है एग्जाम फोकस, तीसरा होता है रियल लाइफ, और चौथा होता है एंटरटेनमेंट। मिलने वाला तो चारों है, बट ऑब्वियसली फोकस फर्स्ट टू पे, दिस इज द फोकस ऑफ द क्लासेस। यानी मेरे मन में मेरा क्लियर है कि मेरे को इनको कंसेप्चुअली पढ़ाना है एग्जाम के लिए। आई हैव टू मेक देम क्लियर द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, बट एट द सेम टाइम इतने बढ़िया से कराना है कि ये लोग उसके बेसिस पे रियल लाइफ में कुछ भी समझ सकते, कुछ भी कर सकते। जो सिलेबस का बाउंडेशन है उसके बाहर नहीं जा सकते अपने, तो रियल लाइफ का कमती टच होगा पर कमती टच होगा, ठीक है। जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पे जरूर होगा, जिससे रिटेंशन लेवल बढ़े। बट अगर कोई सोचे कि एकदम हट के रियल लाइफ का बात करने लग जाए, वैसा नहीं होने वाला है। और कभी हुआ भी तो ऑप्शनल क्लास के फॉर्म में उसको शेयर कर देंगे। एंटरटेनमेंट होने वाला है, बिकॉज जब टॉपिक के अंदर जाते हैं तो एंटरटेनमेंट होता है, पर बहुत कम होने वाला है। ये टू द पॉइंट क्लास होने वाली है, सबका समय मूल्यवान है। दिस इज नॉट सीए इंटर, दिस इज सीए फाइनल। यू एक्सपेक्ट मी टू डांस ओवर हियर? नो। सिंग ओवर हियर? नो। कहीं मूड चला तो अलग बात है, पर ये सब चीजें नहीं होने वाली है। अपने टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे, बढ़िया क्लासेस होगी। आपका जो मन था कि काश सीए फाइनल में ऐसे पढ़ाया जाता, फाइनेंस के बारे में ये जानते, मार्क्स चोर का उठता, सारा का सारा काश सेटिस्फाइड होगा। बट किसी का मन होगा एकदम बहुत मजा आता क्लास में, यार नौटंकी होता है, ये सब वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इट विल बी अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यू कुड सी दैट बेस्ड ऑन मैंने जो सारा स्केड्यूल बनाया है, जो मैंने प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो आई बिलीव दैट एवरीबडीज टाइम इज स्केर्स। यू वांट टू rejoice, have entertainment. I think the family and friends are the best. Okay, so spare me for the same, and we concentrate on the job at hand, that is making you know SFM in the best possible manner. ठीक है। 13th Feb, sorry मैंने 13 Jan बोल दिया था शायद, sorry it is 13th Feb ना, हाँ 13th Feb, मैंने भूल के Jan बोल दिया था, sorry। तो 13th Feb से स्टार्ट होगा अपना फॉरेक्स का क्लास 1। उसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करनी है, और इस वीक आपके पास किताब पहुंच जाएगी। जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक है वो आपके पास पहुंच जाएगी। वॉल्यूम 1 इज क्लास वर्क, वॉल्यूम 2 इज होमवर्क, वॉल्यूम 3 अभी नहीं जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर द सिलेबस टू बी अनाउंस्ड। अगर सिलेबस अनाउंस हो जाता है तो पता चल जाएगा कि न्यू सिलेबस में क्या है, ओल्ड सिलेबस में क्या है। तो वॉल्यूम 3 का बुक अलग हो जाएगा, ओल्ड का अलग, न्यू का अलग, ठीक है ना। तो वी आर वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट। कोई चिंता नहीं है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आई विल एंड द शो नाउ, एंड प्लीज यूनन ऐप चेक करते रहिएगा। उसके अंदर वीडियोस डलते रहेंगे जो मैंने बोला अलग अलग चीज के, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो विद दिस आई विल टेक योर गुड नाइट। अदानी वाला जो राइटअप है वो आप हिंडनबर्ग टाइप करेंगे, आपको दिख जाएगा, कहीं से भी आ सकता है, तो आप वो पढ़ लेंगे। पर बहुत बड़ा है, 100 पेज का है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो भी आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आई एम एंडिंग द डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।